डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो क्या होता है कि एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट किया, अलग अलग रखा, एक मेम्ब्रेन लगा करके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा करके, राइट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही आ जा सकते हैं ए से बी में, बी चैम्बर में, या बी चैम्बर से ए चैम्बर में। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव, नॉट सॉल्यूट। ये इस मेम्ब्रेन की कंडीशन होती है। इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि क्या सही है या क्या गलत है। सॉल्यूशन के पार्टिकल मूव करते हैं, ओनली सॉलिड पार्टिकल मूव करते हैं, सॉलिड पार्टिकल मूव करते हैं, नन ऑफ दिस। तो कौन मूव करता है? ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव, ठीक। जब अपन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं होता है, इधर सॉल्यूट है, या ऐसा कहें लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन और हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, ऐसे लिक्विड्स को जब हम सेपरेट रखते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है मूव करता है टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक। इधर क्या हुआ, लेवल बढ़ जाएगा, इस लेवल को कम करना है। ये वाटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्वेंट को उधर जाने से रोकना है तो हमें इधर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा, और इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप एक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की एक्शन को रोकने के लिए बाहर से हमें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT होता है। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू CRT होता है। यहाँ C जो है मोलरिटी है, क्या है, C मोलरिटी है, यू नो। जैसे पाई इक्वल टू CRT है, C अगर मोलरिटी है तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W/MB 1000/VmL। यहाँ पर अगर वैल्यू रख दें अपन, C की वैल्यू रख दें तो W/MB 1000/VmL इंटू RT ऐसा से लिखा। ये अपने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर R क्या है, अपना गैस कांस्टेंट। अभी गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते समय, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। R जो है यहाँ से आया PV = nRT फॉर्मूले से, आइडियल गैस इक्वेशन से। R की वैल्यू क्या होगी, N और T को अपान में लाइए, तो ये R यहाँ से मिलता है। जब हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल वगैरह की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये एनर्जी के लिए। और चूंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर की टर्म में 0.082 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। ATM प्रेशर का ATM, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, लीटर, ये मोल और ये केल्विन। तो ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, दैट इज द यूनिट। तो ये ATM है और ये बार में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज को अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू एनर्जी की टर्म में हमने यूज की थी एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर, है ना। आर की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 8.314, राइट। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला ये बन चुका है और हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जो है दे देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ 18 ग्राम ग्लूकोज, या चलो यूरिया ले लो, 6 ग्राम यूरिया dissolved in 100 ml solution at 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पाई का WB/MB 1000/VmL RT। सॉल्यूट कितना है, 6 ग्राम। सॉल्यूट यूरिया का मोलर मास 60 होता है, पता है आपको। यूरिया निकाल लेना, NH2CONH2
मोलर मास 60 होता है, राइट। ml कितना लिया 100, r की 0.08 ले लूं, 0.08 सॉरी 0.082, वहां पर अपने 0.082 कर लेना, उसमें अपने लिखा ना, ठीक है। चलिए टेम्परेचर केल्विन में लेना है, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलोगे, टी क्यू में लेना है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 27 दैट इज 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना लेंगे 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना लेंगे 300 केल्विन, ठीक है। 6 से डिवाइड किया 10 आएगा, 20 कैंसल, 0.082 इंटू 300 कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0, 20 कैंसल, 6, 24, 24.6 ATM, ठीक। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसी में एक आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग रखने पर दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो बराबर हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। चलो तो पाई 1 क्या होता है C1RT, पाई 2 क्या होगा C2RT, वैल्यू पुट करो, पाई 1 को क्या लिखेंगे C1RT, पाई 2 को वैल्यू पुट करो यहाँ पर C2RT, RT क्या हो गया कैंसल, तो C1 इक्वल टू C2, दैट इज सेकंड पॉइंट। मोलर कंसंट्रेशन इज सेम फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज द मोलरिटी, तो मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन इज सेम, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। चलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने देखा है मोलर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम हो, अगर हम सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व करते हैं, सेम वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सेम ले लेते हैं तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला, जबकि क्या है दो सॉल्यूशन बनाए हैं, एक सॉल्यूशन में N1 मोल डाले हैं, दूसरे सॉल्यूशन में N2 मोल डाले हैं, दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम सेम लिए हैं, मोल डिफरेंट हो सकते हैं, वॉल्यूम क्या लिए सेम लिए हैं। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं अपन, क्वेश्चन बनाते हैं इफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is isotonic to 1% solution of a substance, find molar mass of that substance। क्या निकालना है, मोलर मास। मैंने आपको फॉर्मूला बताया आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, बेटा ध्यान रखिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को हम सेपरेट रखते हैं तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होता है, न तो इनसाइड न आउटसाइड, टू एंड फ्रो, आगे पीछे कहीं कोई सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। और यही कारण है कि 0.85% NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो सेलाइन, मरीज को बॉटल चढ़ाते ना, उस बॉटल के लिक्विड में 0.85% NaCl सॉल्यूशन होता है और ये जो है ब्लड सेल्स के आइसोटोनिक होता है। अगर ऐसे सॉल्यूशन में ब्लड सेल्स डालेंगे अपन तो न तो पानी सेल के अंदर जाएगा न सेल के अंदर का पानी बाहर निकलेगा। दैट मीन्स जो सेल हैं वो अपने नेचुरल साइज में रहेगी, उनका साइज चेंज नहीं होगा, तो मरीज की ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए सेलाइन की ड्रिप जो है मरीज को चढ़ा जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ब्लड सेल्स के आइसोटोनिक होता है। ठीक है, तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तीसरा, मोलर कंसंट्रेशन सेम। पहला क्या हुआ, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तीसरा, मोलर कंसंट्रेशन सेम। 3 पॉइंट है ना, ध्यान रखिएगा। उसे लिखा है मोलर कंसंट्रेशन सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, 5%, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है। 1% मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व किया। ठीक है, और दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, सेम कंडीशन। वॉल्यूम कट जाएगा क्योंकि दोनों के 100 ml लिए हैं, तो क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, W1/m1 = W2/m2। ग्लूकोज का कितना लिया, 5 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180। कितना, ये कितना ग्राम लिया, 1 ग्राम। कितना, 1 ग्राम ही लिया ना। चलिए, मोलर मास वो तो निकालना है, इंटू कीजिए। तो चलो, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे डिवाइड कर दो। 36 और ATM में 0.082 और टेम्परेचर 27 मतलब 300 केल्विन, राइट है। अब यहाँ से क्या निकालना, W में निकाल लो, 20 कैंसल। ठीक है, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.75 × 111 × 25/2.47 × 0.082 × 300। चलो सॉल्व करो इसको। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कट जाएंगे, इधर पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो लग जाएगी, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। W भी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, 3 7 जा 21। चलो इंटू करो, 2.40। $3.33 ग्राम। बुक में आंसर दिया है 0.03 मोल। मेरी बात समझ आ रही, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको इंटू डिवाइड में दिक्कत आती है क्या, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 75 का 37 इंटू करो, 25 को इंटू करो, ठीक है। फिर 82 और इसका इंटू करके डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और वैसे भी
एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, राइट है। चलिए, तो यहाँ पर कितना आया, इतना ग्राम कैल्शियम CaCl2 ना। अच्छा ठीक, यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ देखो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन ऐसे बनाता हूँ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने वाले, है ना, थोड़ा सा वेरी कर देते हैं वो लोग। एक क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर कैल्शियम क्लोराइड इफ I is equal to this one, then find alpha. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए, फाइंड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट परसेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड गेट डिसोसिएटेड। अगर उसका वांट ऑफ फैक्टर कितना 2.47 है, तो हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। ये कैल्शियम देगा और ये क्लोरीन देगा, राइट है। मान लो इसका 1 मोल लेते हैं, इसके 0 मोल है इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसका मान लो, इसका कितना मान लो अल्फा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो बचेगा कितना 1 अल्फा। लेकिन ये 1 ब्रेक होता है तो ये 1 बनेगा सिंगल, लेकिन ये कितना बनेगा डबल, ठीक है। अगर ये अल्फा टूटा है तो ये अल्फा बनेगा, लेकिन ये 2 अल्फा बनेगा। तो आई का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ये कितने 1 अल्फा, ये कितने अल्फा, और ये कितने हैं 2 अल्फा। 1 अल्फा के कैंसिल हो गया, तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया 1 + 2 अल्फा, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, आई की वैल्यू कितनी 2.47, 1 + 2 अल्फा, प्लस 1 को लाओ, 2.47 - 1, 2.4 में से 1 चला गया तो 1.47, तो 2 से डिवाइड करो तो अल्फा कितना आएगा 1.47/2, 0.735। 1 मोल में से 0.73 मोल वो डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 का इंटू कर दो, 73.5% गेट डिसोसिएट। 1 मोल में से 0.73 डिसोसिएट हो रहा है ना, आपको परसेंट मतलब क्या 100 में से निकालना है ना, 100 का इंटू कर दो, तो क्या हो गया 73.5% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड गेट डिसोसिएटेड। बात समझ में आई। चलो इसका हम एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करता है। और वो 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन भी देते हैं जो गलत तरीके से सॉल्व किया गया हो, ठीक। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन में देता हूं 5.8 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ml of solution find pi at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बताइए, आपके पास जो है NaCl को मैंने डिसॉल्व किया है और सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, और पूछा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को आप फाइंड आउट कीजिए। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT या ICRT, यही तो बात है। ये इससे आंसर निकाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो NaCl है, उसके लिए I की वैल्यू 2 होती है। लेंगे 1 टूट जाएगा Na+ और Cl- में लिया 1 है, बन कितने का 2 बन गए, तो I की वैल्यू 2 आई थी, निकाला था अपनों ने, यस। तो ये इस फॉर्मूले वाला आंसर भी दिया होता है, इस फॉर्मूला वाला आंसर भी दिया होता है। बच्चा क्या करता है, ऐसा आंसर निकाला, वहां मिला, टिक कर दिया, गलत हो गया, आप रेस से बाहर हो गए, ये समझो, मतलब गलती होगी मतलब नुकसान हो गया। और वहाँ पर एक क्वेश्चन गलत मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है और हम लोग जब मेरिट में अपने आप को पोजीशन गेन देखते हैं, तब वहाँ पर 0.1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत तो 4 नंबर 4 मार्क्स वो चले गए और -1 भी कर गया।
तो 5 मार्क्स। 0.1 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत होने पर 5 मार्क्स का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को रोकना है, तो वहां पर सेंस सब एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आई के लिए हम लोग 2 लेंगे। सी क्या होता है, WB/MB, 1000/VmL। ठीक है, चलो RT को RT लिखो, वैल्यू पुट करो। चलो कैसे क्या करेंगे अपन इसको, 2 कितना ग्राम सॉल्यूट, 5.8। मोलर मास कितना होता है, 58.5। ठीक है, 5 भी ले लो। चलो 1000/ml कितना है, 100 ml। R कितना होता है, 0.082। टेम्परेचर 27 मतलब 300 केल्विन निकलना आता है ना। 273 + 27 300 हो जाएगा। चलिए ये डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10। 1000 से 1000 क्या होगा, डिवाइड। पॉइंट हटाए नीचे क्या लग जाएगा, 0। 2 0 कैंसिल हो गई। चलो ऊपर कितना हुआ, 3 2 6 के 2 करो, 6 2 12, 48। कोई डेसिमल में अपन 10 है, 49.2 atm। दैट इज द पाई, इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से वांटा फैक्टर वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट है। और उसी को आप लोग क्या करें, कैरी करें, आगे करें। और यहाँ पर ये अपना लेसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, सी। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, एक पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या है, मेरा एक क्वेश्चन है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पानी को हम लोग एक बीकर में रख दें, कोई कंटेनर रख दें, और उसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी जो है बॉयल होता है। मान लो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वाटर क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, राइट है, उबल रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि वाटर बॉईल कर रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा। आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। पानी का टेम्परेचर निश्चित रूप से 100 डिग्री होगा। ठीक, मैंने अभी पूछा कि टेम्परेचर, बच्चा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैंने बोला क्यों टेम्परेचर कितना हो रहा है, और सर पानी उबल रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री है। ठीक, मैं थोड़ा सा बाहर किसी काम से गया, ऑफिस में गया, वहाँ से वापस आया 10-15 मिनट बाद। मैंने बोला बच्चा क्या हो रहा है, बोला पानी उबल रहा है। बोला टेम्परेचर कितना है, बोला 100 डिग्री। मैं सोचा कुछ, भाई नीचे से आप हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। हीट कहाँ जा रही है, आप कहोगे सर पानी हीट लेकर के गैस में बदल रहा है। क्यों भाई, पानी का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। ऊपर क्या बनी, स्टीम। स्टीम का टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री। अरे आप कहोगे सर स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री, बोला बिल्कुल। तो हीट कहाँ जा रही है, समझ में नहीं आया। तो मैं बताता हूँ, यहाँ क्या होता है, वाटर क्या है, लिक्विड है, पार्टिकल पास पास है। ये पार्टिकल क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हीट कहाँ जा रही है, उनके अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इवेपोरेशन इंडोथर्मिक होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इंडोथर्मिक। कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक होता है। लिक्विड
हीट लेकर के ऊपर चला जाता है। अर्थन पॉट की बात करते हैं अपन, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसकी बात करते हैं अपन, उसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ क्या होता है, बारी बारी पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू पानी का तो बाहर आता है। मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा हूँ मैं, मटका अधिकतर गर्म होता है, आजकल फ्रिज का यूज हो गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन मटका देखा है सबने, उस मटके के अंदर क्या होता है, बारी बारी पोर्स होते हैं, पानी रिस करके बाहर आता है, अंदर से बारी बारी होल के थ्रू बाहर आता है। और यहाँ से क्या होता है, ये लिक्विड है, पार्टिकल पास पास है, ये क्या करता है, आस पास से हीट एब्जॉर्ब करता है, ये पानी हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू चलती रहती है, हीट एब्जॉर्ब की इवेपोरेट हुआ, हीट एब्जॉर्ब की इवेपोरेट हुआ, और अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन एंडोथर्मिक। अगर पार्टिकल दूर जा रहे हैं तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अगर पार्टिकल पास आ रहे हैं तो हीट को रिलीज कर रहे हैं। क्या ऐसा राउल्ट्स लॉ में होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो चलते हम लोग राउल्ट्स लॉ के अंदर। फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, जब पार्टिकल दूर जाते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे पेट्रोल की ड्रॉप अगर हाथ पे गिर जाए तो क्या ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी स्किन से हीट लेकर के इवेपोरेट होता है। ठीक है, हम पंखे के नीचे क्या होता है, ठंडक महसूस करते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी से पसीना जो है जल्दी से इवेपोरेट होता है, फास्ट इवेपोरेट होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे विंड स्पीड बढ़ रही है। बच्चा कहता है ना, सुख सुख पट्टी साबुन की बट्टी ला मेरे पैर से जा तेरे घर, उसमें क्या होता है, वैसे पट्टी जो स्लेट होती है ऐसे हिलाता है, क्यों, क्योंकि उसको पानी लगा हुआ है, विंड स्पीड ज़्यादा होने से इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, इसलिए पट्टी जल्दी सूख जाएगी और वो कम समय में ही लिखना शुरू कर देगा। अगर पट्टी पर पानी लगा करके, पोता लगा करके ऐसा अगर रख दिया तो 10 मिनट तक सुखाएगी नहीं, उसको इंतजार करना पड़ेगा। अरे बोला पट्टी सुखाए तो मैं लिखूं, नहीं, सुख सुख पट्टी साबुन की बट्टी ला मेरे पैसे जा तेरे घर, मोर द विंड स्पीड फास्टर द इवेपोरेशन, वी फील कूल अंडर द फैन, व्हाई, विंड स्पीड मोर फास्टर द इवेपोरेशन। हमारी बॉडी से स्वेट पसीना जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, हमारी बॉडी क्या होगी, ठंडक महसूस करेगी, क्यों, क्योंकि पसीना जो लिक्विड है, पानी है, वो हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल दूर जाते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक, पार्टिकल पास आते हैं एक्सोथर्मिक, हीट बाहर इवॉल्व होगी। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टिकल लिक्विड वाटर हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, राइट। चलिए, तो हम लोग राउल्ट्स लॉ के अंदर चलते हैं। राउल्ट्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर ए और बी दो वोलेटाइल लिक्विड हों, हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी दो वोलेटाइल लिक्विड हो तो ए की वेपर बनती है और बी की वेपर बनती है। तो यहाँ पर ए का जो प्रेशर था वो ए की मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शन था, पी ए इजकल टू पी ए जीरो एक्स से आया था, ऐसे पी बी का फॉर्मूला पी बी जीरो एक्स भी आया था, और पी टोटल का फॉर्मूला जो आया था वो आया था पी ए जीरो एक्स ए प्लस पी बी जीरो एक्स बी। और जब हमने ग्राफ बनाया था, जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था, ठीक, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, एक्स बी 0, एक्स बी 1, ये था अपना पी ए नॉट, ये था अपना पी बी नॉट, ठीक, ये था पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, ये था अपना पी ए का ग्राफ, पी ए जीरो एक्स ए, पी ए जीरो एक्स ए, और ये था पी बी का ग्राफ, पी बी जीरो एक्स बी। ठीक है,
तो यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, हमने ए और बी दो लिक्विड को मिलाया है, ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो हो रहा है, फॉलो राउल्ट्स लॉ, पहला पॉइंट। यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पूछते हैं, ए और ए का अट्रैक्शन, बी और बी के बीच अट्रैक्शन, ए और बी के बीच अट्रैक्शन, तीनों इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बोलो या अट्रैक्शन बोलो बात एक ही है। तीनों इंट्रैक्शन कैसे हैं, सेम है। ए और बी जैसे दो मित्र होते हैं, जो दो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो थॉट होते हैं, उनके विचार होते हैं, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं होता उनमें, उनमें कभी अपोज नहीं होता है, वो इजीली आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे ही ए और बी को मिलाया तो ए और ए का अट्रैक्शन फोर्स देखा कितना है, बी और बी का अट्रैक्शन फोर्स देखा कितना है, ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स देखा कितना है, तीनों अट्रैक्शन फोर्स कैसे हैं, सेम हैं। ए का 100 ml लिया, बी का 100 ml लिया, दोनों को मिक्स किया, वो एग्जैक्ट 200 ml होगा, न तो 200 से ज़्यादा न 200 से कम। क्यों? क्योंकि न तो पार्टिकल पास आ रहे हैं न पार्टिकल दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इनके अट्रैक्शन कैसे हैं, सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ए बी और ए बी इंटरेक्शन क्या हो, सेम हो, न पार्टिकल पास आ रहे हैं न पार्टिकल दूर जा रहे हैं, न अट्रैक्शन बढ़ा है न कम हुआ है, अट्रैक्शन कैसा सेम है। अट्रैक्शन सेम है तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट इवॉल्व होगी, तो उसको बोलते हैं डेल एच एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग इक्वल टू 0। यहाँ पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, और इसमें एक पॉइंट होता है वॉल्यूम चेंज, डेल मिक्सिंग आल्सो 0, वॉल्यूम चेंज भी नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या आप दो लिक्विड को मिला रहे हो, यस, तो क्या उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यस, डेल एस पाई टी होती है, कीप इन माइंड। दो लिक्विड को मिला रहे हो तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये एग्जाम पूछा है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या सही है, तो डेल एस क्या होगा, पाई टी। क्यों? क्योंकि दो को मिला रहे हो तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पार्टिकल क्या हो रहे, मिक्सअप हो रहे हैं ना, तो एंट्रोपी बढ़ना तय है। लेकिन ये चीज होता है, ये सेम होता है, इंट्रैक्शन सेम होता है और राउल्ट लॉ को फॉलो करता है। ये क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं ए और बी को मिलाऊं और अट्रैक्शन बढ़ जाए तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों टाइप के जो है, उन दोनों टाइप को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे। ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ फॉलो करेंगे, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करेंगे। इसमें PA इक्वल टू PA0x से था, इसमें PA इज नॉट इक्वल टू PA0x है। इसमें इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है। सेम PB के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला आता है डेल एच मिक्सिंग 0 होता है, इसमें डेल एच मिक्सिंग 0 नहीं होता है। कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेली मिक्सिंग 0 होता है, इसमें डेली मिक्सिंग 0 नहीं होता है। इसमें AA, इसमें BB, इसमें AB इंट्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इसमें ये इंट्रैक्शन क्या हो, सेम नहीं होंगे, या तो इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा या इंट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसके टाइप पर डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए, तो हम लोग जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप पर डिस्कस कर लेते हैं।
दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखिए क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जब ए और बी का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उनको मिलाने के बाद ए और बी का ए और बी का इंटरेक्शन जो है कम है एज कंपेयर टू ए और बी के इंटरेक्शन से। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नॉन आइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ में क्या होता है, इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है एज एक्सपेक्टेड। राउल्ट बोलता है कि इतना वेपर प्रेशर मिलेगा, लेकिन आपको कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा वेपर कब बनेगी, जब पार्टिकल में अट्रैक्शन कम होगा, वो जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ए इंटरेक्शन ज़्यादा था, बी इंटरेक्शन ज़्यादा था और ए बी का इंटरेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। ए बी का इंटरेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। किससे, ए और बी इंटरेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों को मिलाने पे इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहला इंटरेक्शन क्या था, ज़्यादा था, अब इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ये वाला इंटरेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन कम होगा तो वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। जब हम ए और बी को मिला रहे हैं और इंटरेक्शन कम हो रहा है तो वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। सब्सटेंस क्या होगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांड वाले पार्टिकल क्या होंगे, दूर जाएंगे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ए लिक्विड 100 ml, बी लिक्विड 100 ml जब मिलाओगे तो 200 होना चाहिए, लेकिन 200 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल दूर जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डेल भी क्या होगा, पॉजिटिव। और ये पार्टिकल दूर जाते हैं तो इंडोथर्मिक होता है, और इंडोथर्मिक में डेल एच पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है एंथैल्पी चेंज। तो डेल एच भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। और यहाँ पर ए बी का इंटरेक्शन क्या है, कम है, ए और बी इंटरेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। राउल्ट बोलता है ऐसी वेपर बनेगी, लेकिन वेपर क्या बनेगी, यहाँ पर ज़्यादा बनेगी। ए की वेपर भी ज़्यादा है, बी की वेपर भी ज़्यादा है। ठीक है, और जिसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वेपर ज़्यादा बनती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ पर ए और बी की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं। तो वेपर क्या हो रही है, मिक्सचर की ज़्यादा बन रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। पानी की वेपर कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पेट्रोल की वेपर बहुत ज़्यादा बनती है, पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पर वेपर क्या हो रही है, ज़्यादा बन रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ए और बी का एक पर्टिकुलर मिक्सचर जिसे हम लोग एजियोट्रोप कहते हैं। एजियोट्रोप एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। मतलब ए और बी का मिक्सचर है, उसका परसेंटेज जो मिक्सचर में है, लिक्विड में है, गर्म करोगे तो वही परसेंटेज वेपर फेज में भी होगा, और उसको ठंडा करोगे तो अपने को वापस से वही परसेंटेज मिल जाएगा, लाइक अ प्योर लिक्विड। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रोप। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रोप बनाते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ए से भी कम होता है, बी से भी कम होता है। ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ए से भी ज़्यादा, बी से भी ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा। तो ये क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं। और इसके एग्जांपल्स, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, वाटर प्लस मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। सुनो, इंटरेक्शन कम होना चाहिए। यहाँ पर एक ज़्यादा पोलर था, थोड़ा कम पोलर मिलाया तो क्या होगा, दोनों की वेपर बनेगी। यहाँ पर ये पोलर, ये नॉन पोलर मिलाएंगे तो वेपर दोनों की ज़्यादा बनेगी। ये पोलर,
साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर, तो वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। लेकिन नेगेटिव रिलेशन से उल्टा हो जाएगा, वेपर प्रेशर यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यहाँ ए और बीबी का इंटरेक्शन ज़्यादा था, यहाँ ए और बीबी का इंटरेक्शन कम होगा, ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर पार्टिकल में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वेपर नहीं बनेगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वेपर क्या होगी, कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा। और पार्टिकल क्या होंगे, पास में आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, नेगेटिव। 100 ml ए का लिया, 100 ml बी का लिया, दोनों मिलाने पर 200 ml होना चाहिए, लेकिन 200 से कम होगा, ठीक। चलिए, और चूंकि पार्टिकल पास आ रहा है तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक डेलेज क्या होता है, निगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर राउल्ट बोलता है कि वेपर प्रेशर ऐसा बनेगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा, कम मिलेगा, वेपर कम मिलेगी, वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, निगेटिव डेविएशन का ग्राफ होगा। और वेपर कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl, पानी का एसिड के साथ बना लीजिए आप लोग। ये NCERT का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म को इंट्रैक्शन नहीं होता है, एसीटोन में मतलब बहुत कम इंट्रैक्शन होता है, एस्टोन में भी अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन दोनों मिलाएंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ठीक है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म और ईथर में भी दोनों मिलाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसलिए, ठीक है। तो किसके एग्जाम्पल हुए, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक। चलिए, ठीक है, ओके, ये अपना चैप्टर पर टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, ठीक।